सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही जिसके पास हो आत्मविश्वास। यानी इस विचार के माध्यम से हमें आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है। यदि हमारे मन में कुछ करने की भावना है, हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम करेंगे जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक एकांकी रीढ़ की हड्डी। तो पाठ का सार देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उसका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। थोड़ा सा हम जगदीश चंद्र माथुर के बारे में भी जान लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियां कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक, भोर का तारा और मेरे सपने एकांकी संग्रह। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र का मतलब होता है 40-50 की उम्र वाला व्यक्ति, जिसकी आयु 40 से 50 वर्ष के बीच में हो। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। नौकर कहता है, बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे, उधर बस बस। नौकर कहता है, बिछा दूं साहब। बाबू साहब कहते हैं, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? पसीने बहाने का मतलब होता है परिश्रम करना, यानी मेहनत करना। नौकर तख्त बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। कलशे होते हैं मटके, यानी वो कहते हैं कि हमने भी जवानी में बहुत सी कसरतें की हैं, बहुत सी एक्सरसाइज की हैं, व्यायाम किए हैं। उस समय हम लोटों से नहीं बल्कि घड़े के घड़े उड़ेल कर नहाते थे, और तू तो क्या चीज है हमारे सामने। आगे देखिए। दरी ले आ बिछाने के लिए, चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। झाड़न का मतलब होता है कि झाड़ने वाला कपड़ा। कुर्सियों पर 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप,
धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती हैं, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप, दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। आगे देखिए, राम स्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। ये एक पत्रिका का नाम है जो स्त्रियों के लिए छपती थी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा दो तो रुकने का नाम नहीं। यानी राम स्वरूप प्रेमा से हंसी मजाक करते हैं और उन्हें रिकॉर्ड कहते हैं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ठिठोली यानी हंसी मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम यानी मेकअप वगैरह करना, सजना धजना। यहाँ पर टीम टाम का प्रयोग इसलिए किया गया है, सुंदर दिखने के जो तरीके होते हैं। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। यानी वो अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि जिसे मेकअप करना जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और दूसरी तरफ जो और लड़कियां हैं वो कहते हैं उन्हीं के सहारे तो आजकल का जो मेकअप का बिजनेस है वो चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, इंट्रेंस का मतलब यहाँ पर +2 तक की पढ़ाई के लिए है। प्रेमा कहती है अपने पति को कि यदि उसे +2 तक ही पढ़ाई करा के रखते तो वो अपने हाथ में ही रहती। आज जिस हम परेशानी का सामना कर रहे हैं वो नहीं आती। राम स्वरूप, बात काट कर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह तो बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उगले देती हो मतलब कह देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यानी राम स्वरूप यहाँ पर कोई बात छिपाने के बारे में कह रहे हैं, तो उन्होंने जो है लड़के वालों के सामने उमा के बारे में कुछ और बातें कही होंगी, इसलिए वो कहते हैं कि जिक्र जो है वो और ढंग से होगा। आगे देखते हैं। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे,
चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए, करीने से यानी तमीज से आए, अच्छी तरह से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी होता है यानी छोटी सोच वाले लोग। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। यहाँ पर राम स्वरूप लड़के वालों की सोच में बताते हैं कि जो लड़के वाले हैं वो घिसे पिटे पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, खुद तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहू उन्हें ऐसी चाहिए जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, तालीम यानी शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इन बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप, दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गई। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। राम स्वरूप, हैं, आइए आइए, हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई का मतलब होता है सयानापन, टपकती यानी दिखाई देती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। फितरती का मतलब होता है मतलबी होना, जैसे मतलबी व्यक्ति। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरना यानी तकियानुसी विचारों वाले व्यक्ति, जो ऐसे ही बिना मतलब के ही हंसते रहते हैं। आवाज पतली है, खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैंत गिर पड़ता है। बैंत यानी जो लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं, उसको बैंत बुलाते हैं। राम स्वरूप, यह बैंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर यानी गला साफ करते हुए, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी है ही,
बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, हैं, यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। कांटों में घसीटना मतलब मुश्किलों में डालना। हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, मुखातिब मतलब उनकी तरफ मुंह करके, और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया। वीकेंड यानी सप्ताह का अंत, कि वीकेंड में चला आया। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अभी साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन मतलब गैप आ जाना या अंतर आ जाना। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर भी जो खाने बैठते थे तो वैसे की वैसी ही भूख। राम स्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई, बालाई यानी कोई खाने वाली वस्तु मलाई की तरह, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोरते हैं। खीसे निपोर यानी बिना मतलब के ही हंसना। राम स्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था कि फर्राटे की यानी बिना रुके, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना यानी अपने को रोके रखना मुश्किल हो जाता है। जब वो अपने जमाने की बातें करते हैं तो कहते हैं कि जब हमें हमारे समय की याद आती है तो अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, हैं, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था। रंगीन यानी खुशमिजाज मौज मस्ती का रंगीन जमाना है। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात कीजिए। बिजनेस यानी व्यापार या लेन देन। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।